करना चाहिए, टेंशन लेके पढ़ लो, कमाए तो भी चिंता ना, क्योंकि कम नंबर वाले लोगों के घर में ही ज्यादा नंबर वाले लोग नौकरी करते। हेलो 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 हेलो। हाँ बच्चों, समझ गए? तो टेंशन नहीं लेना है ना? पढ़ाई करते रहे, बोर्ड की तैयारी करते रहे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में, उसके मास के बारे में, उसके वॉल्यूम के बारे में, उसके डेंसिटी के बारे में, इन सब के बारे में पढ़े थे। ठीक। अब जो है, हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे चलो पहले तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ए के पावर 1/3 पे। उसका जो मास होता है, ठीक है, वो मास क्या होता है? मास जो है, जो मास होता है, न्यूक्लियस का जो मास होता है वो ए, जो ऐसा लिखा होता है ना, XZ × A। ठीक है। ये क्या होता है? मास नंबर। तो A × मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम क्या हो जाता था बच्चों? वॉल्यूम हो जाता था 4 बाई, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते थे क्या? R = R0 A⁻⁴ ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 पाई R0⁴ मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता था? ए। फिर डेंसिटी के बारे में क्या देख रहे थे? डेंसिटी क्या होता था? कांस्टेंट। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखा था। अब इसी में से कुछ चीजें हैं जो फिर से हम पढ़ेंगे। जैसे देखो, ये जो है यहाँ पे, ये देखो, R = R0 A⁻⁴ ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ से यही लिख लेते हैं। R = हमें R और A का ग्राफ बनाना है, तो अगर R = R0 A⁻⁴ है, ठीक है, तो बताओ क्या हम लोग ग्राफ को ऐसे लिख सकते हैं? देखो, एक चीज मैं सिखा रहा हूँ, सीखना। देखो, अगर ये y है और ये x है, ठीक है, तो y = अगर कोई बोले x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये देखो, ये हो जाएगा y = x या mx का ग्राफ। ठीक है। अगर कोई बोले y = x² का ग्राफ ड्रॉ करो, y = x² का ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये कुछ ऐसा होगा। कोई बोले ये कुछ ऐसा हो, ये 1 होगा, ये पॉइंट 1 होगा। कोई बोले कि y = x³ का ग्राफ ड्रॉ करो, ऐसा होगा, ये हो जाएगा y = x³। ठीक। ये हो जाएगा y = x²। ठीक है। अगर तुमसे कोई बोले कि नहीं, y = x⁻⁴ तो कुछ ये ऐसे जाएगा, ये जो है कुछ ऐसे जाएगा। ये हो जाएगा y = मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, y = x⁻⁴ कोई बोले y = x⁻⁴ ड्रॉ करो, y = x⁻⁴ तो ऐसा हो जाएगा। तो y = x⁻⁴ मतलब कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे, इसको मैं अगर r और इसको a, तो यहाँ पे इसको ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा, ये है r और ये है a। ठीक है। तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा? कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा बताओ? ये ग्राफ जो ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। r वर्सेस a का ग्राफ जो ड्रॉ होगा, ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है। जो कि y = x का ग्राफ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक। यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ये हो गया y = x का ग्राफ, और ये हो गया R = R0 A⁻⁴ का ग्राफ। देखो यहाँ पे, ये देखो, तो ये हो जाएगा y = x, x² x³ ऐसे बढ़ता जाएगा, और ये हो जाएगा x⁻⁴ 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 x⁻⁵। जैसे जैसे उसका जो पावर है कम होता जाएगा, तो उसका स्लोप इसे कम होता जाएगा, और जैसे जैसे पावर इधर से बढ़ता जाएगा, इसका ये स्टीपनेस बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया, अगर कोई ग्राफ पूछ ले तो ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है।
अब आते हैं log r वर्सेस log a का ग्राफ बनाते हैं। log r वर्सेस log a का ग्राफ बनाते हैं। तो ये बताओ r इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, r नॉट a के पावर 1/3। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर आ जाऊँ तो ये हो जाएगा r अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू a के पावर 1/3। अब दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log r अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू 1/3 log a, क्योंकि 1/3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, log r माइनस log r नॉट इज इक्वल टू 1/3 log a, ये हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा log r इज इक्वल टू 1/3 log a प्लस log r नॉट। ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। देखो ये r और a में ग्राफ बनाना है, log r और log a का। तो log r वर्सेस log a का मतलब ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, इधर हो जाएगा log r, इधर हो जाएगा log a, इधर हो जाएगा log a। अब देखो इसको हम y मान लें, अगर इसको हम लोग अगर y मान लें तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा m इंटू एक्स प्लस सी। देखो कुछ ऐसा ग्राफ, इसको मैंने पूरे के पूरे को y मान लिया, इस पूरे को x मान लिया और ये पूरा पूरा c हो गया। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बना दो, बात खत्म। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बना दो, काम हो जाएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, प्लस सी करना है तो इसको ऊपर ले जाना है और माइनस सी करना है तो सी टाइम्स नीचे ले जाना है। अगर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ। जब भी y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बोलेगा उसको यहाँ सेंटर से ड्रॉ करेंगे, प्लस सी कहेगा तो सी टाइम्स ऊपर लेके चले जाएंगे, ऐसे ऐसे। इसी लाइन को अगर प्लस सी बोलता है, अगर इसी लाइन में प्लस सी बोलता है तो इस लाइन को पकड़ो और ऊपर लेके चले जाओ, इस लाइन को पकड़ो और ऊपर लेके ऐसे, प्लस सी टाइम बोल रहा है तो प्लस सी टाइम ऐसे ऊपर लेके चले जाओ। ये जो ग्राफ बनेगा ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। और अगर यही ग्राफ नीचे लेके आ जाओगे, इधर आ जाओगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का। ये c नीचे लेके गए और ये c ऊपर लेके गए, तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये वाला ग्राफ तुम्हारा हो गया इसका, log r वर्सेस, ये जो ग्राफ हो गया ये हो गया log r वर्सेस log a का, ये हो गया ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ के बारे में चर्चा कर लिए। अब समझते हैं बच्चों, अब समझते हैं कि जब जो है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जब रिपल्सन फोर्स मींस प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसका मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्सन। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्सन। लेकिन जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्रोटॉन एक साथ हैं, जब किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्रोटॉन एक साथ हैं, ठीक है, किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रोटॉन जब पास में है तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये दूर क्यों नहीं चले जाते। प्रोटॉन जब पास में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और रिपेल कर रहा है, तो ये दूर क्यों नहीं चले जा रहे। तो वहां पर एक फोर्स आता है जो उनको पास रखता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या होता है कि जब प्रोटॉन को पास लाते हैं, जब प्रोटॉन को बहुत पास लाते हैं, अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 0.85
फर्मी मीटर या 0.8 इंटू 10 के पावर -15 मीटर, जब ये शॉर्ट रेंज इतना इतना पास ला देते हैं प्रोटॉन को, इतने पास ला देते हैं प्रोटॉन को, तब क्या होता है, तब दोनों के बीच में एक फोर्स आता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, हालांकि जब भी किसी दो प्रोटॉन को इनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो 2 फर्मी मीटर से लेकर 2 फर्मी मीटर अप्रोक्सीमेटली 3 फर्मी मीटर मान लो, 3 फर्मी मीटर से लेके 0.8 फर्मी मीटर तक जब आता है तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करता है। जब ये डिस्टेंस होता है दो प्रोटॉन के बीच में, जब ये डिस्टेंस होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगता है, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, लेकिन जब प्रोटॉन और प्रोटॉन बहुत पास आ जाते हैं, जब प्रोटॉन और प्रोटॉन बहुत पास आ जाते हैं तो एक फोर्स लगने लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स तभी लगता है जब प्रोटॉन और प्रोटॉन बहुत पास में हो, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन बहुत पास में हो, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत पास में हो। ठीक है, तो ये तभी लगेगा जब इनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा हो। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, इनके बीच का जब डिस्टेंस बहुत कम होगा तब एक फोर्स आता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो डिस्टेंस होना चाहिए 0.8 फर्मी मीटर से लेकर 3 फर्मी मीटर तक। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस है दो प्रोटॉन के बीच में या दो न्यूट्रॉन के बीच में या एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में, तब एक फोर्स आता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो इनको बांध के रखता है, जो इनको अट्रैक्ट करके रखता है। भाई प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं लेकिन फिर भी साथ रह रहे हैं, का मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो चीजें हैं। तो एक कहानी से समझते हैं, एक कहानी से समझते हैं कि अगर मान लो कि दो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को नापसंद करते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को नापसंद करते हैं, लेकिन अलग अलग रूम में रह रहे हैं, मान लो एक ही कोचिंग में पढ़ रहे हैं, दो क्लासमेट हैं एक ही कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अलग अलग रूम लेके रह रहे हैं। अब एक लोगों का खर्चा मान लो 10,000 है रूम रेंट, दूसरे का भी 10,000 है, रूम रेंट दोनों का कितना है, 10,000 और 10,000। ठीक है, अब हुआ क्या कि किसी ने उनको एक ही रूम में रख दिया कि भाई चल ठीक है, 10,000 देने से अच्छा है एक ही रूम में रहते हैं, तो हमारा 10,000 रुपया बच गया। तो भाई भले ही एक दूसरे को नापसंद कर रहे थे, भले ही वो दोनों एक दूसरे को नापसंद कर रहे थे, लेकिन जब पास आए तो कुछ ना कुछ फायदा हुआ, कुछ ना कुछ फायदा हुआ। यही रीजन है कि वो अब एक ही रूम में एक साथ रह रहे हैं। दो नापसंद करने वाले लोग भी एक रूम में एक साथ रह रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका रूम रेंट बच जा रहा है। यही इसी तरीके से प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जब पास आते हैं तो एक फोर्स आ जाता है एक्शन में जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स तभी आता है जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो। ठीक है, तब ये फोर्स एक्शन में आता है। तो ये जो फोर्स होता है दोनों पे वही चीज है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता था वैसे ही इधर भी लगेगा, ये इधर लगेगा, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये तभी होगा जब इनके बीच का डिस्टेंस, 0.8 फर्मी मीटर से लेकर, इसको मैं उल्टा लिख दे रहा हूं, 0.8 फर्मी मीटर से लेकर 0.8 फर्मी मीटर से लेकर 0.8 फर्मी मीटर से 3 फर्मी मीटर तक अप्रॉक्स, अगर ये डिस्टेंस है तब ये फोर्स लगेगा। अब हम देखते हैं एक ग्राफ के थ्रू ये जो फोर्स लग रहा है दो एटम के बीच में, दो न्यूक्लियॉन के बीच में, न्यूक्लियॉन बोलते हैं न्यूक्लियस के पार्ट को, मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। अगर मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना बोलूं, ठीक है, तो इसको भी मैं न्यूक्लियॉन बोल सकता हूं और इसको भी न्यूक्लियॉन बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियस के पार्ट हैं, तो मैं दोनों को ही न्यूक्लियॉन बोल देता हूं। मैं स्पेशली किसी को मैं नहीं बोलना चाहता, ना मैं स्पेशली प्रोटॉन को बोलना चाहता हूं, ना ही मैं स्पेशली न्यूट्रॉन को बोलना चाहता हूं, तो मैं उनको बोल दूंगा न्यूक्लियॉन।
ठीक है, न्यूक्लियॉन, क्या बोल दूंगा, न्यूक्लियॉन। अब देखो यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और इनके बीच के डिस्टेंस का। मान लो एक न्यूक्लियॉन इधर है, एक न्यूक्लियॉन इधर है, अब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, एक न्यूक्लियॉन इधर है और एक न्यूक्लियॉन इधर है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। पहले जैसे r डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, जब r जो है वो 3 से ज्यादा था, मतलब r 3 फर्मी मीटर से ज्यादा था, 3 फर्मी मीटर से ज्यादा था, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो देखो क्या है, 0। अच्छा फोर्स कैसे देखते हैं, पहले ये समझाते हैं फोर्स को कैसे देखना है। देखो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब ये क्या है, एक तो यहाँ पे नॉट लिखा है, तुम यू लिख लो, यहाँ पे तुम यू लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी का। और ये किसका ग्राफ है, आर का, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ है, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ है। तो शायद कभी तुम जरूर ये पढ़े होगे वर्क एनर्जी चैप्टर में, या कहीं ना कहीं ये पढ़े होगे कि F इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर, F इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर। तो ये डी यू बाई डी आर क्या है भाई, ये डी यू बाई डी आर क्या है, तो ये जो डी यू बाई डी आर है ये स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है, किसका, u और r का, ये स्लोप है किसका, u और r का, u और r का। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा बन के आया, तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर ये जो इनके बीच का डिस्टेंस r है वो 3 फर्मी मीटर से ज्यादा हो, अगर 3 फर्मी मीटर से ज्यादा हो तो यहां पर स्लोप क्या हो गया, 0, यहां पर स्लोप क्या हो गया, 0। तो स्लोप अगर 0 हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, अगर स्लोप 0 हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो फोर्स हो गया 0, फोर्स क्या हो गया, 0। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं कि अगर R जो है वो ये हो गया, मान लो R0, ये हो गया R0, और R0 का वैल्यू है 0.8 फर्मी मीटर, ठीक है, ये फिक्स है, R0 का वैल्यू होता है 0.8 फर्मी मीटर। तो अगर R जो है यहां से लेकर, देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, मतलब 3 से लेकर 0.8 तक, 3 से लेकर 0.8 तक अगर R है, R का जो वैल्यू है, R का जो वैल्यू है बच्चों, वो अगर ज्यादा है किससे, 0.8 फर्मी मीटर से, किससे ज्यादा है, वो ज्यादा है 0.8 फर्मी मीटर से, R का जो वैल्यू है वो ज्यादा है 0.8 फर्मी मीटर से, 0.8 फर्मी मीटर से, और कम है 3 फर्मी मीटर से, कम है 3 फर्मी मीटर से। तब क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 फर्मी मीटर से कम है और 0.8 से अगर ज्यादा है, तब क्या होगा, सोचो, अगर दो न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस और सॉरी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर दो न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस 3 फर्मी मीटर से ज्यादा है या 4 फर्मी मीटर से ज्यादा है, तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा, 0, मतलब न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स कैसा फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, कैसा फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस कर देंगे तो फोर्स 0, फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि इनके बीच का डिस्टेंस, यहां मान लो इनके बीच का डिस्टेंस 3 फर्मी मीटर है, 2.5 है, 2 है, 1 है, 1.5 है, 0.8 है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 0.8 से ज्यादा और 3 से कम है, तब फोर्स कैसा लगेगा वो देखते हैं। तो अगर ऐसा है तो यहां पर देखो स्लोप कैसा बन रहा है, यहां पर हर जगह स्लोप कैसा बन रहा है, पॉजिटिव, स्लोप कैसा बन रहा है भाई, पॉजिटिव। तो यहां पर हर जगह पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, स्लोप है पॉजिटिव। तो अगर यहां पर पॉजिटिव रखेंगे तो फोर्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और जब फोर्स नेगेटिव हो इसका मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर फोर्स नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कैसे आ रहा है, क्योंकि हमें ये u वर्सेज r का ग्राफ दिया हुआ है, u वर्सेज r का ग्राफ दिया हुआ है, और u वर्सेज r के ग्राफ में हम लोग लिखते हैं f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, f इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। अब अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हुआ, और अगर ये पॉजिटिव हुआ
और ये नेगेटिव, तो फोर्स ओवरऑल क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। फोर्स ओवरऑल क्या हो गया बोलो? नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर इनके बीच का डिस्टेंस, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 0.8 से, ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो यहां से ये सब चीजें समझ आती है। अब अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम कर दिया जाए, अब तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मीमीटर से कम कर दिया जाए, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मीमीटर से कम कर दिया जाए, तो स्लोप देखो कैसा आ रहा है? स्लोप आ रहा है नेगेटिव। स्लोप हर जगह क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो स्लोप अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। स्लोप अगर नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो फोर्स क्या आया? पॉजिटिव। फोर्स पॉजिटिव का मतलब रिपल्सन। फोर्स पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? रिपल्सन। इसका मतलब कि क्या न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव? अगर तुमसे कोई बोले कि क्या न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो नहीं। न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव तभी होगा, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव तभी होगा जब इनके बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मीमीटर से ज्यादा हो। 0.8 फर्मीमीटर से ज्यादा हो। अगर इससे कम हुआ, अगर 0.8 फर्मीमीटर से कम हुआ डिस्टेंस, तो फोर्स कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव। फोर्स कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव। और अगर अगर कोई बोल दे कि बताओ एफ आर, फोर्थ कंडीशन में डिस्कस कर रहा हूं, एफ इज आर इज इक्वल टू आर नॉट, मतलब 0.8 फर्मीमीटर पे क्या होगा? तो 0.8 फर्मीमीटर पर स्लोप बिल्कुल ही जीरो है। स्लोप जीरो है, इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा? जीरो। इसका मतलब फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। स्लोप जीरो है, स्लोप अगर जीरो है, आर इज इक्वल टू आर नॉट पे, जो कि 0.8 फर्मीमीटर है, अगर स्लोप जीरो है, तो फोर्स भी क्या होना चाहिए भाई? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जो फोर्स है दो न्यूक्लियॉन के बीच में, जो फोर्स है, वो फोर्स क्या हमेशा अट्रैक्टिव होगा? नहीं। कब तक अट्रैक्टिव होगा? जब तक कि 0.8 फर्मीमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है। 0.8 फर्मीमीटर पे फोर्स जीरो हो जाएगा, और उससे ज्यादा पास लाएंगे तो रिपल्सन होगा। उससे ज्यादा पास लाएंगे तो रिपल्सन होगा। ठीक, तो ये कहानी हो गई किसकी? न्यूक्लियर फोर्स की। तो न्यूक्लियर फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, उसको देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है बेटा। ये क्या है बच्चों? ये है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कैसे कहते हैं इसको भाई? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तो अगर मैं कहूं कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टू न्यूक्लियर फोर्स, अगर कोई ऐसा बोल दे, तो ये जो रेशियो है वो आता है 1:10 के पावर 36 इज टू 10 के पावर 38। सबसे ज्यादा कौन सा फोर्स होगा भाई? तो सबसे ज्यादा होगा न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स? क्या फोर्स हो जाता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स की। अब बात करते हैं शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब ये होता है कि ये फोर्स तभी लगेगा जब डिस्टेंस बहुत कम हो। ये फोर्स तभी लगेगा जब डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मीमीटर से, जब उनके बीच का डिस्टेंस 0.8 फर्मीमीटर से 3 फर्मीमीटर के बीच में होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। अगर आर जो है वो ज्यादा हुआ 4 फर्मीमीटर से या 3 फर्मीमीटर से, तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। कौन सा फोर्स? शॉर्ट रेंज फोर्स। फिर कह रहा है वेरिएशन विद द डिस्टेंस। इसमें ये कह रहा है कि अगर न्यूक्लियर फोर्स के डिस्टेंस को चेंज, सॉरी, न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन के बीच
ये न्यूक्लियॉन में कौन हो सकता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो सकता है। इनके बीच का अगर डिस्टेंस चेंज करोगे तो फोर्स भी चेंज होगा, इसलिए कह रहे हैं वेरिएशन विद द डिस्टेंस। अगर इनके बीच के फोर्स डिस्टेंस को चेंज करोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक, तो वेरिएशन विद डिस्टेंस इसको लिख लेंगे कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस चेंज करते हैं तो फोर्स भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। चार्ज इंडिपेंडेंट, कभी भी न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज पे डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। अब बात करते हैं सैचुरेशन इफेक्ट का। ये क्या होता है भाई? ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये सैचुरेशन इफेक्ट दिखाता है। सैचुरेशन इफेक्ट क्या मतलब होता है? जैसे देखो, मान लो कि हम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या कूलम्ब फोर्स की बात करें, तो अगर ये मान लो एक चार्ज है क्यू, मान लो एक चार्ज है क्यू, और यहां पे एक चार्ज है क्यू, यहां पर एक चार्ज है क्यू, यहां पर एक चार्ज है क्यू, ठीक है, और यहां पर एक चार्ज है क्यू, तो ये जो कूलम्ब फोर्स है ये इस पर फोर्स लगाएगा, इस पे ज्यादा फोकस करेगा जो उसके पास है, जो उसके एकदम पास है, जो उसके एकदम सेचुरेटेड में, उस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, इस पे कम फोर्स लगाएगा, जो उसके दूर है उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी को बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने पड़ोसियों से मतलब है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, इसी को बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। सिर्फ और सिर्फ अपने पड़ोसियों से मतलब है। अगर जबकि ये कूलम्ब फोर्स में नहीं होता है, ये ग्रेविटेशन में नहीं होता है। कूलम्ब फोर्स यहां भी फोर्स लगाएगा, भले ही चार्ज अवेलेबल है, भले ही चार्ज अवेलेबल है, यहां पे फोर्स लगाएगा, यहां पे चार्ज रहेगा तो यहां फोर्स लगाएगा, यहां पे चार्ज रहेगा तो यहां फोर्स लगाएगा। मास की बात करें तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी वही होगा, अगर यहां 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 कहीं पे भी है, कहीं पर भी है, तो वो फोर्स लगाएगा। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं करता। न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के पार्टिकल पर ही फोर्स लगाता है। न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ अपने आसपास के पार्टिकल, सॉरी सॉरी, हाँ, न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ अपने आसपास के ही पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। वेट, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ओके, ठीक है, वेट, ठीक है बच्चों। तो सैचुरेशन इफेक्ट क्या समझ में आया? कि जो भी न्यूक्लियस है, सॉरी, जो भी न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन कभी भी, जैसे मान लो कि ये अपना न्यूक्लियॉन हो गया, इस न्यूक्लियस में समझो ये न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियॉन यहाँ है। न्यूक्लियॉन में कोई भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है, तो ये सिर्फ अपने आसपास के न्यूक्लियॉन पे ही फोर्स लगाएगा, दूर वाले न्यूक्लियॉन पे फोर्स नहीं लगाएगा। इसी को बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट, इसी को बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या कहता है? सैचुरेशन इफेक्ट कहता है कि फोर्स एक्ट ओनली ऑन पड़ोसी पार्टिकल, नेबर पार्टिकल, पड़ोसी पार्टिकल। ओके, अब स्पिन डिपेंडेंट क्या होता है? स्पिन डिपेंडेंट होता है कि देखो, ऐसा माना जाता है कि देखो ये जो न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस और सॉरी, न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कोई भी हो सकता है। तो ये जो है, मान लो कि अपने पास ये है ये एक न्यूक्लियॉन और एक है ये न्यूक्लियॉन। अगर ये दोनों न्यूक्लियॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, अगर दोनों क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, सेम स्पिन, सेम स्पिन, तो जो फोर्स है वो बढ़ जाता है। जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है वो इंक्रीज कर जाता है। और अगर अगर ऐसा नहीं है, अपोजिट स्पिन है, अगर अपोजिट स्पिन है, जैसे मान लो एक का स्पिन है इधर और एक का स्पिन है इधर, तो अपोजिट स्पिन होने की वजह से, अपोजिट स्पिन होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स
न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस, न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस, ठीक है। अब ये देखो एक्सचेंज फोर्स क्या होता है भाई, ये माना जाता है कि ये न्यूक्लियॉन और इस न्यूक्लियॉन के बीच में फोर्स लगने का कारण क्या है, ये न्यूक्लियॉन और ये न्यूक्लियॉन के बीच में फोर्स लगने का कारण क्या है। तो ऐसा देखा गया, ऐसा एक्सपेरिमेंट्स में कुछ पाया गया कि ये लोगों ने बोला, साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ये जो न्यूक्लियस सॉरी ये न्यूक्लियॉन और ये न्यूक्लियॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एक पार्टिकल है जिसके ट्रांसफर होने की वजह से ऐसा फोर्स लगता है, उस पार्टिकल को बोलते हैं मेजॉन। एक बार मैं मेजॉन का स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, वेट करो। मेजॉन का एक बार मैं स्पेलिंग चेक करके बताता हूँ। मेजॉन का स्पेलिंग होता है MESON। मेजॉन का स्पेलिंग हो जाता है MESON। एक पार्टिकल है, एक ऐसा माना जाता है कि इस पार्टिकल के ट्रांसफर करने की वजह से ही ये फोर्स आता है। दो न्यूक्लियॉन के बीच में जो फोर्स आता है वो किसकी वजह से आता है, मेजॉन के ट्रांसफर। और नॉन सेंट्रल फोर्स है, एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच में जरूरी नहीं है कि इसके न्यूक्लियस की तरफ ही फोर्स लगे, वो किसी तरफ में, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स तो है, ठीक है, लेकिन ये नॉन सेंट्रल है। नॉन सेंट्रल, अगर तुमसे कोई पूछ दे, चार ऑप्शन दे दे, ठीक है, चार ऑप्शन दे दे, क्या दे दे कि अगर दे दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, कौन सा ऐसा फोर्स है जो नॉन सेंट्रल है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो नॉन सेंट्रल है, तो कौन सा फोर्स हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ये तुम्हें मिल जाएगा किताबों में, एनसीईआरटी में, एससी वर्मा में, कई जगह पे ये मिल जाएगा। यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है। अब ये देखा गया कि कोई भी न्यूक्लियस वो स्टेबल कब होता है, कोई भी न्यूक्लियस वो स्टेबल कब होता है। तो वो स्टेबल कैसे होता है, कब होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो फोर्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब जो न्यूक्लियस स्टेबल होता है, न्यूक्लियस स्टेबल तब होता है जब, देखो एक यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया गया है, यहां से देखो, तो ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है, देखो ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है ऐसे, ये वाला लाइन, ये है क्या, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, ये है न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन का लाइन, इधर है न्यूट्रॉन, इधर है न्यूट्रॉन और इधर है प्रोटॉन। इधर कौन है भाई, प्रोटॉन, इधर है न्यूट्रॉन और इधर कौन है, प्रोटॉन। ये एक लाइन है जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है, लेकिन अपने पास 200 से ज्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका, ये देखो यहां पर, जिनके जो बहुत स्टेबल है, ये जो ब्लैक कलर के एटम्स दिख रहे हैं, जो सॉरी न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर के न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये सारे न्यूक्लियस बहुत स्टेबल हैं। यहां तक देखो, तो ये जो ब्लैक कलर के न्यूक्लियस दिख रहे हैं ये स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। और ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको ऑप्शन में, हाँ दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर के न्यूक्लियस हैं ये सब के सब स्टेबल न्यूक्लियस हैं। और ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 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 जो न्यूक्लियस हैं, जो व्हाइट कलर में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ठीक है, ये अनस्टेबल है। और ये जो ब्लैक वाले न्यूक्लियस है वो क्या है, स्टेबल है। तो भाई ये समझा गया कि ये देखा गया कि जिन भी न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा है, जिस भी न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ज्यादा है वो स्टेबल है। जो भी जिन जिन भी न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो एक से बहुत ज्यादा, एक से जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जितना ज्यादा होगा, एक से जितना ज्यादा होगा
जितना ज्यादा होगा उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबल होगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए देखो यहां से ये चीजें आगे बढ़ गई। अगर यहां पे देखो तो न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में अगर यहां पे कोई एटम पाया जाता तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन ज्यादा है, इस एटम की बात करें तो न्यूट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। देखो प्रोटॉन 60 है तो न्यूट्रॉन 90 के आसपास है। इस एटम में देखोगे तो प्रोटॉन 60 है तो न्यूट्रॉन 90 है। इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही स्टेबल होगा। ठीक, ये इस ग्राफ से समझ में आता है। और जो स्टेबल नहीं है, जो स्टेबल नहीं है वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और वो स्टेबल कैसे होंगे भाई, वो हम लोग आगे देखेंगे कि कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल कैसे होगा, कैसे अनस्टेबल से स्टेबल कैसे हो जाएगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मास और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ये वाला मास एनर्जी रिलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन। पहले लोगों को ये लगता था ना कि मास अलग है और एनर्जी अलग है। फिर हमारे सबसे महान साइंटिस्टों में एक सर आइंस्टाइन आए। उन्होंने बोला कि भाई ये जो मास है और एनर्जी है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, तो उन्होंने बताया कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E क्या है भाई, E है एनर्जी, E क्या है एनर्जी, और M क्या है मास, और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट। तो इन्होंने बोला कि एनर्जी और मास एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब अगर यहां से देखा जाए तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E अपॉन सी स्क्वायर, E अपॉन सी। मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, इसी तरीके से अगर तुमसे मान लो कोई पूछ दिया कि बताओ 1 किलो मास में, 1 किलो मास में एनर्जी ड्यू टू 1 kg मास, एनर्जी ड्यू टू 1 kg मास, तो क्या लिखोगे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम कितना लिख लो भाई 1 kg, एम कितना लिख लो 1 kg, ओके 1 kg। और C का वैल्यू लिख लो 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 16 जूल। ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर ये केजी में है, मास अगर केजी में है तब तो ये रख देंगे तो जूल आ जाएगा। अगर मास केजी में है तो 1 kg का जो एनर्जी आया वो कितना आया, 1 kg का जो एनर्जी आया वो कितना आ गया, एनर्जी इन 1 kg, एनर्जी फॉर 1 kg कितना आ गया भाई 9 इंटू 10 के पावर 16 जूल। लेकिन कोई बोल दे, अगर तुमसे कोई बोल दे कि 1 AMU में, मास का यूनिट तो AMU भी होता है भाई, मास का एक यूनिट AMU भी होता है, मास का यूनिट AMU ही तो होता है, AMU भी होता है। अब कोई पूछ दे कि बताओ 1 AMU में, 1 AMU में कितना एनर्जी होगा। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ दिया कि एनर्जी इन 1 AMU
1 AMU। तब क्या करोगे? तो सबसे पहले समझते हैं E इज इक्वल टू MC²। अब 1 AMU में मास केजी कितना होता है? 1 AMU में केजी होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -27 केजी के आसपास। ये होता है 1 AMU में होता है 1.66 इंटू 10 के पावर -27 केजी। यहाँ रख दो, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 के पावर -27 केजी। E के पावर 10 के पावर -27 केजी, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो है अगर मैं इसको C से मल्टीप्लाई कर दूं 3 इंटू 10 के पावर 8 से स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दूं, मीटर पर सेकंड का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किस में आएगा? जूल में। अब हमें पता है कि अब देखो ये बताओ 1, ये किस में आ गया? जूल में। ठीक है, एनर्जी इन 1 AMU, तो ये किस में आ गया? जूल में। ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा? जूल में आएगा। एनर्जी का एक यूनिट और होता है, एनर्जी का एक यूनिट होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एनर्जी होता है, कितना जूल एनर्जी होता है, ये बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल एनर्जी होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 के पावर 10 के पावर -19 कूलम इंटू वोल्ट रख दोगे तो ये आ जाएगा जूल। 1 जूल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका एनर्जी है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थोड़ा सा 1 मिनट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही यूनिट है। तो अगर मैं बोलूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होगा, तो इलेक्ट्रॉन के जगह पे लिख लो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। कुछ नहीं करना है, बस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका वैल्यू रख दो, ये जूल आ गया। तो ये बताओ कि 1 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा? तो 1/1.6 इंटू 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इस तरफ ले आओ, जाओ इसको इस तरफ लेकर आओगे, इसको इस तरफ लेकर आओगे तो 1 जूल में 1/1.6 इंटू 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इतनी एनर्जी आ जाएगी। अब अगर मैं इस एनर्जी को, ये जूल में है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? ये हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 के पावर -27 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8 का स्क्वायर। अब ये जूल में नहीं आएगा, अब ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखो ये कितना आता है, एक बार सॉल्व करो तो, जल्दी से सॉल्व करो। ये हो जाएगा, कैलकुलेट करो तो जल्दी से, ये लगभग 9 ये आ जाएगा 931.5 इंटू 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को हम लोग बोल देते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को हम लोग बोल देते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो गया एनर्जी इन 1 AMU। फिर से मैं समझाता हूं, एनर्जी इन 1 AMU का मतलब हो गया कि मास की जगह पर 1 AMU रख दो। अब 1 AMU को अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा। वो याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन देगा तो वो देगा 1 AMU में कितना केजी होता है। अब देखो यहाँ केजी रख दिए, यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड का, तो जूल में आंसर आ गया। लेकिन जूल क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, तो 1 जूल में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जूल की जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दिए, यहाँ इसे डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें ये याद रखना है कि एनर्जी इन 1 AMU
एनर्जी इन 1 AMU, ये मुझे याद रखना है कि एनर्जी इन 1 AMU, एनर्जी इन 1 AMU, एनर्जी इन 1 AMU, और इसको 1 U भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना, ये ज्यादातर सबसे ज्यादा यही यूज होगा, ठीक है, 99.99% क्वेश्चन में यही यूज होगा, ठीक। तो ये याद रखना है कि 1 AMU में इतनी एनर्जी, तो 2 AMU में इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 AMU में इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 AMU में इससे मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी AMU में एनर्जी चाहिए, मान लो A AMU में, तो A इंटू दिस, X AMU में X इंटू दिस, Y AMU में कितनी एनर्जी, ये एक AMU का एनर्जी पता चल गया, मास के एक AMU मतलब 1 kg का नहीं, 1 kg का तो हम लोग पहले निकाल चुके थे, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं होगा, हमें यूज में जो आएगा वो आएगा 1 AMU। तो 1 AMU का एनर्जी कितना होता है, 931.5 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक AMU का एनर्जी है, तो 5 AMU का तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, X AMU का तो X से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किसी भी एटम का चाहिए, तो एटम का मास हमें AMU में पता होता है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा एनर्जी आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि ये तो ठीक है, समझ में आया कि मास, ये सीखे कि मास और एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये हमें समझ में आ गया, मास और एनर्जी में क्या रिलेशन है ये समझ में आ गया, E इक्वल टू MC स्क्वायर से, ठीक। लेकिन अब हम आते हैं वापस से न्यूक्लियस पे, अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे। तो सबसे पहले ये देखा गया कि न्यूक्लियस में अगर कोई न्यूक्लियस है, अगर कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर कोई न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे होंगे इस न्यूक्लियस में। अब मान लो कि इस न्यूक्लियस में 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूट्रॉन है, ऐसा है। तो अब हमें पता है कि अगर इसका टोटल मास निकाला जाए, इस न्यूक्लियस का टोटल मास निकाला जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मास एक्सपेक्टेड, निकाला जाए तो क्या लिखोगे, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n इंटू 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इतना लिखोगे, ये आएगा मास एक्सपेक्टेड, ये क्या आएगा, मास एक्सपेक्टेड। लेकिन जब हम लोग एक्चुअल मास एक्सपेरिमेंटल से निकालते हैं, या ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल से जो निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से जो निकालते हैं मास, ये तो एक्सपेक्टेड था, थ्योरेटिकल मास है, इसी को हम लोग थ्योरेटिकल मास भी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, थ्योरेटिकल मास। अब जो एक्सपेक्टेड मास आया, वो एक्सपेक्टेड मास कम था, किससे, थ्योरेटिकल मास से। ये जो मास है जो एक्सपेरिमेंट करके आया कि भाई एग्जैक्टली मास है कितना इस एटम का, तो वो आया एम एक्सपेक्टेड, जो कि कम था, इसका मतलब मास कम हुआ, मास जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। तो कुछ जो मास कम हुआ है, इसी मास जो कम हुआ है, इसी मास को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या होता है मास डिफेक्ट, तो कौन ज्यादा है, m थ्योरेटिकल माइनस m एक्सपेरिमेंटल, ये हो जाएगा मास डिफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा m, डेल्टा m। मतलब कहने का ये है कि न्यूक्लियस में, जैसे मान लो कि कोई अपने पास एक न्यूक्लियस है, ये देखो, ये Z हो गया और ये A हो गया, तो भाई प्रोटॉन कितना है बताओ, Z है, न्यूट्रॉन कितना है बताओ, तो A माइनस Z है, ये हो गया न्यूट्रॉन। और अगर ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका जो एक्सपेक्टेड मास है वो कैसे देखेंगे। तो ये देखा गया कि अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का एक्सपेक्टेड मास क्या होगा, तो न्यूक्लियस का एक्सपेक्टेड मास हो जाएगा Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू
मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड मास, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड मास। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल मास आया, जो एक्सपेरिमेंटल मास आया वो मान लो आया m, और ये एक्सपेरिमेंटल मास इससे कम है, ये सॉरी ये एक्सपेक्टेड मास है और ये एक्सपेरिमेंटल मास है, ठीक है। तो ये आया कम, मतलब एक्चुअल बोल सकते हो इसको, इसको एक्चुअल भी बोल सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगे। इसको एक्चुअल मास भी बोल सकते हो, जो एक्चुअल उसका एक्चुअल मास होगा वो एक्चुअल मास। तो ये देखा गया, या थ्योरेटिकल मास बोल दो, अभी तो हम लोग थ्योरेटिकल ही बोल रहे थे, तो थ्योरेटिकल ही बोल दो, ज्यादा बेटर होगा, थ्योरेटिकल ही बोल दो। तो m एक्सपेक्टेड जो है, m एक्सपेक्टेड ज्यादा था और m थ्योरेटिकल कम था। हे वेट 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 वेट, m एक्सपेक्टेड और m थ्योरेटिकल, एक मिनट, हाँ एक्सपेक्टेड यही तो थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है, ये वेट यार वेट, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, देखो थ्योरेटिकल और ये हो गया एक्सपेरिमेंटल। इसको हटाओ, इसको हम लोग बोलेंगे m थ्योरेटिकल, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे m थ्योरेटिकल, ठीक है। ये थ्योरेटिकल मास है जो कि ये होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं क्योंकि कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो ये थ्योरेटिकल मास है जो कि होना चाहिए था, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट से आया, जो एक्चुअल मास आया, ठीक है, जो एक्चुअल मास आया, वो जो एक्चुअल मास है वो कम है, जो एक्चुअल मास आया वो मास कम है, किससे? थ्योरेटिकल मास से। तो हम लोग लिखेंगे m थ्योरेटिकल माइनस m एक्चुअल, m थ्योरेटिकल माइनस m एक्चुअल। तो ये आ जाएगा मास डिफेक्ट, ये क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट, ये आ जाएगा मास डिफेक्ट, ठीक है। तो डेल्टा एम आ गया, लेकिन ये मास जो कम हुआ, ये जो मास कम हुआ, ठीक है, यहां देखो, तो ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया, तो इस तरीके से ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड और a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और ये क्या है भाई? ये क्या है? ये है मास थ्योरेटिकल और ये है मास एक्चुअल, ये है मास थ्योरेटिकल और ये है मास एक्चुअल, ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेटर है, m थ्योरेटिकल और m एक्चुअल। तो ये जो मास आया वो कम आया, तो डेल्टा m क्या लिखोगे? डेल्टा m लिखोगे जेड एम पी प्लस a माइनस जेड प्लस a माइनस जेड एम एन माइनस मास एक्चुअल, एक्चुअल मास। ये क्या आया? डेल्टा m, ये क्या आ गया? डेल्टा m। तो ये डेल्टा m मतलब ये जो मास कम हुआ ये गया कहां? ये जो मास कम हुआ ये गया कहां? ये कहां गया? तो ये गया एनर्जी के फॉर्म में, ये कहां गया? एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था और जब नया न्यूक्लियस बना, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल मतलब उसका मास कम हो गया। एक्चुअल में इसका मास होना चाहिए था ये, लेकिन मास हुआ कम, इसका मतलब मास कम हो गया। जब जब न्यूक्लियस बना तो मास कम हो गया, तो जो मास कम हुआ उसी को बोलते हैं डेल्टा एम। अब मास मान लो कि 2 ग्राम कम हुआ, या ऐसे समझो 2 AMU कम हुआ, इसका मतलब 2 इंटू 9 31.5 एनर्जी बाहर निकल गई। तो कितना एनर्जी बाहर निकला भाई? न्यूक्लियस का मास इतना होना चाहिए था और इतना है, इसका मतलब कुछ एनर्जी बाहर निकल गया। तो कितना एनर्जी बाहर निकल गया? कितना एनर्जी बाहर निकल गया? तो ये एनर्जी जो है इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जो एनर्जी न्यूक्लियस फॉर्मेशन में बाहर निकला, मास से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कुछ मास कम हुआ और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उसी मास को हम एनर्जी में अगर देखें तो वो हो जाएगा डेल्टा एम। जो मास बाहर निकल गया, जो मास ऐसे समझो न्यूक्लियस से कम हुआ,
वो हो गया डेल्टा एम। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर देंगे, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर देंगे तो ये एनर्जी आ जाएगा। और यही एनर्जी जो न्यूक्लियस के फॉर्म में बाहर निकला, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में बाहर निकला, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, एनर्जी इन, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे कैसे? डेल्टा एम सी स्क्वायर। और मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम केस में ये डेल्टा एम हमें एएमयू में दिया रहेगा, मैक्सिमम केस में ये हमें एएमयू में दिया रहेगा। तो अगर ये एएमयू में दिया हुआ है, अगर ये एएमयू में दिया हुआ है तो सीधा सीधा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे, डेल्टा एम इंटू 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधा सीधा डेल्टा एम निकालेंगे किसमें? एएमयू में। ये किसमें होना चाहिए? एएमयू में। और 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा। डेल्टा एम should be in AMU, should be in AMU। और 99.999999% क्वेश्चन में डेल्टा एम जो है वो AMU में ही रहेगा, केजी में नहीं रहेगा। तो बहुत आसान तरीके से डेल्टा एम निकालोगे, 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, जो कि न्यूक्लियस जब बना तो जो एनर्जी निकला उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस जब बना तो जो एनर्जी निकला उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और जो एनर्जी निकला उतनी ही एनर्जी न्यूक्लियस को दे दोगे तो न्यूक्लियस फिर से टूट जाएगा। न्यूक्लियस जैसे मान लो कि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाए, या 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाए। जब ये न्यूक्लियस बनाए तो इनका मास हुआ कम, इनका मास क्या हुआ? कम हुआ। वो मास चला गया एनर्जी के फॉर्म में। अगर वही एनर्जी फिर से दे दोगे तो न्यूक्लियस टूट जाएगा। तो न्यूक्लियस के टूटने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अरे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि न्यूक्लियस के बनने में जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, फिर बोल रहे हो कि न्यूक्लियस के तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। दोनों एक ही चीज है। न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में, न्यूक्लियस के बनने में जो मास कम हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो जो न्यूक्लियस के बनने में जो एनर्जी निकला डेल्टा एम सी स्क्वायर, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और दूसरा रूप इसका ये है, कान ऐसे पकड़ो, ठीक है, ये कान ऐसे पकड़ो। दूसरा रूप इसका ये है कि जो एनर्जी न्यूक्लियस को दे दो तो न्यूक्लियस टूट जाए। न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में उतनी एनर्जी लगी थी, उतना एनर्जी निकला था, अगर उतनी ही एनर्जी दे दोगे न्यूक्लियस को तो फिर से क्या हो जाएगा? फिर से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी निकला उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, या न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दिया जाएगा उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बनने में जो एनर्जी निकला उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट, न्यूक्लियस के बनने में, न्यूक्लियस के बनने में या फॉर्मेशन में लिख लो, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी निकला, जो एनर्जी रिलीज हुआ, जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। या दूसरा, इसी का एक दूसरा रूप है कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियस को तोड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी, जितनी मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए,
इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, तो बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जिस न्यूक्लियस को ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है या जिस न्यूक्लियस से ज्यादा एनर्जी निकल रहा है, क्या वो ज्यादा स्टेबल होंगे? जिस न्यूक्लियस को ज्यादा एनर्जी मिल रहा है या जिस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्या वो ज्यादा स्टेबल होंगे? क्या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जिस न्यूक्लियस को बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो ज्यादा स्टेबल, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो ज्यादा स्टेबल। गलत है। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो स्टेबल के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। बाइंडिंग एनर्जी एक ज्यादा है कम है, तो हम लोग दो एटम में एक का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा एक का बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो हम स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तब स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे भाई? तो हम लोग देखेंगे बाइंडिंग, जब स्टेबिलिटी देखना होगा तो हम लोग देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे अभी हम लोग देखा था रूममेट वाला जो एग्जांपल हमने देखा था, रूममेट वाला जो एग्जांपल देखा था कि दो रूममेट हैं, ठीक है, दो रूममेट हैं, दो रूममेट हैं, ये दोनों अलग अलग रूम में रह रहे हैं। तो इनका जो किराया आ रहा है, जो इनका रूम रेंट आ रहा है, ये मान लो भाई 10,000 दे रहा है और ये 10,000 दे रहे हैं। फिर इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, एक ही रूम में रहते हैं, भले ही एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं लेकिन एक ही रूम में रह रहे हैं। तो अब जो 10,000 किराया है ये दोनों में आपस में बट गया, तो ये 5,000 और ये 5,000, 5,000 और 5,000 पड़ा, 5,000 और 5,000 पड़ा। तो अभी भी अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी को देखूं, बाइंडिंग एनर्जी तो 10 के है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखा कितना कम पड़ा। सोचो पहले कितना दे रहा था 10,000, अभी कितना दे रहा है 5,000, तो कितना कम हो गया एनर्जी। सोचो कितना लोड कम हो गया, एक के ऊपर कितना लोड कम हो गया, एक के ऊपर कितना लोड कम हो गया 5,000 का। लेकिन अब सोचो कि अगर यही 3 लोग रहने लगे एक ही रूम में, तो 3 लोग एक ही रूम में रहने लगे, तो तीन लोग एक ही रूम में रहने लगेंगे, तो अब 10,000 को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 3,000 देना पड़ा। मतलब कि अब इनका स्टेबिलिटी ज्यादा, अब फायदा ज्यादा, ऐसे समझो अब फायदा ज्यादा है। फायदा देखो, फायदा तो अभी फायदा ज्यादा है, अभी जो प्रॉफिट है ज्यादा है। तो पर न्यूक्लियन भाई अभी भी रूम रेंट उतना ही है, रूम रेंट तो उतना ही है, रूम रेंट तो 10,000 ही है ना, रूम रेंट तो 10,000 ही है। तो रूम रेंट से हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किसमें फायदा ज्यादा है। लेकिन अगर पर पर्सन देखेंगे तो यहां पे 5,000 और यहां पे 3,000, तो यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सर एक काम करो, एक रूम में 10 लोगों को रख दो तो और स्टेबल हो जाएगा। अरे नहीं भाई, उनके बीच झगड़ा भी तो होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन को पास में रखेंगे तो झगड़ा भी तो होगा। तो एक लिमिटेड अमाउंट्स में हम एक रूम में कुछ लोगों को रख सकते हैं जिससे इनका फायदा ज्यादा हो जाए। तो पर पर्सन जितना ज्यादा फायदा होगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होंगे, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होंगे। उसी तरीके से न्यूक्लियस में भी,
न्यूक्लियस में भी जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसका ज्यादा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसका ज्यादा, वो स्टेबल ज्यादा। मतलब सोचो, बाइंडिंग एनर्जी होता है कि वो एनर्जी जो दे दो तो टूट जाए। अब जितना ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, दो लोगों को अलग करने में जितना ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब उनका बॉन्डिंग उतना ही स्ट्रांग था, उनके बीच में जो बॉन्डिंग था वो उतना ही स्ट्रांग था। मतलब न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग है, न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग है, तभी तो उनको एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है तोड़ने के लिए। सोचो, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत वीक है कोई बॉन्ड, दो दोस्त है, बहुत वीक बॉन्ड है, एक बात कुछ बोल दो उनके बीच में झगड़ा हो जाएगा, छोटा सा। और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो इतने स्ट्रांग होते हैं, उनके बीच में कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो कभी भी उनकी दोस्ती टूटती नहीं। तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब वही न्यूक्लियस स्टेबल्ड है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। तो सर एक रूम में 10 लोगों को क्यों नहीं भर देते? तो भाई जब 10 लोगों को भर दोगे तो आपस में झगड़ा भी होगा, और जब आपस में झगड़ा होगा तो फिर क्या होगा? अनस्टेबिलिटी आएगी। तो इसी तरीके से न्यूक्लियस में भी एक फिक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बाद, एक फिक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बाद चीजें बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। एक फिक्स नंबर लगभग 80 के आसपास, लगभग 80 के 60 70 के आसपास, उससे ज्यादा जैसे ही प्रोटॉन होता है वहां पे अब अनस्टेबिलिटी आने लगती है। 70 टू 80 के बीच में प्रोटॉन का एग्जैक्ट नंबर है, वहां से अगर उसके ज्यादा होता है प्रोटॉन की संख्या तो स्टेबिलिटी आने लगती है, सॉरी अनस्टेबिलिटी आने लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों ने समझ लिया। क्या क्या समझ लिया? देखो, हम लोगों ने ये समझ लिया, मास एनर्जी का रिलेशन देख लिया, मास डिफेक्ट देख लिया, बाइंडिंग एनर्जी देख लिया, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देख लिया। ठीक है, अब देखेंगे एक ग्राफ, अब देखेंगे एक ग्राफ जो है बाइंडिंग एनर्जी, जो है बाइंडिंग एनर्जी, और सुनो जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये जो ग्राफ है, ये है ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, मास नंबर वर्सेस, इधर है इस तरफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये ग्राफ ध्यान रखना है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और इधर है एटॉमिक मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर। तो देखो यहां से स्टार्ट करें अगर, तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसका है? सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसका है भाई? Fe का। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसका है? Fe का। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसका है भाई? Fe का। तो Fe का जो बाइंडिंग एनर्जी का है, ये यहां पे है, Fe का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, बाइंडिंग एनर्जी Fe का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, पर न्यूक्लियॉन इज फॉर Fe इज इक्वल टू, फॉर Fe इज इक्वल टू 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है वो किसकी एनर्जी है? बाइंडिंग पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी? ये है आयरन की। इसके बाद सब सारे के सारे एटम्स हैं उनके, उनसे कम है। तो ये देखा गया कि लगभग लगभग यहां से अगर देखा जाए 8 के आसपास देखा जाए, एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं कि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जिसकी भी एनर्जी ज्यादा है वो सब स्टेबल्ड है। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जिसकी भी एनर्जी ज्यादा है वो सब क्या है? स्टेबल है। तो लगभग लगभग जो एटॉमिक नंबर की बात करें
तो लगभग लगभग 30 से ऊपर और 130 के आसपास या 170 के आसपास भी बोल सकते हो, 150, 160, 170, एग्जैक्ट नंबर नहीं कोई बताता है, कहीं कहीं अलग अलग दिया रहता है। तो 30 से लेकर 170 तक, 30 से लेकर 170 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सबके न्यूक्लियाई स्टेबल है। इन सबका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, स्टेबल है। इन सबका न्यूक्लियस स्टेबल है। तो इनके बीच के सारे न्यूक्लियस स्टेबल है। अब जो छोटे न्यूक्लियस हैं वो अनस्टेबल है इसके रेस्पेक्ट में, और जो बड़े न्यूक्लियस हैं वो भी अनस्टेबल है इनके रेस्पेक्ट में। तो छोटे न्यूक्लियस बड़ा होना चाहते हैं और बड़े न्यूक्लियस छोटा होना चाहते हैं। भाई हाइट छोटा है तो दिक्कत, हाइट बहुत ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। तो एक मीडियम हाइट, इसी तरीके से न्यूक्लियस में भी छोटा न्यूक्लियस है तो दिक्कत है, अनस्टेबल है। बहुत बड़ा न्यूक्लियस हो गया तो भी अनस्टेबल है। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आना चाहेगा। तो इसके बीच में आने के लिए क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे एटम्स हैं, जो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, ये आपस में जुड़ेंगे। ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। ये आपस में जुड़ेंगे और बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। यहां क्या होता है कि बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, सॉरी, यहां पे बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा 2 पार्ट में, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूं अभी कि 2 से ज्यादा पार्ट भी तो हो सकता है। बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा, तो टूटने के बाद ये स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। जब 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस आपस में जुड़कर एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजन। और जब एक न्यूक्लियस 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं फिजन। उसको क्या बोलते हैं, फिजन। ये कब होता है, कैसे होता है, वो समझते हैं। कब और कैसे होता है, एक मिनट। ये क्या होगा, ठीक है, वेट। हाँ, चलो, कुछ दिक्कत हो गया था, फिर से समझते हैं कि ये ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है भाई, तो ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का और मास नंबर का। तो जैसे जैसे मास बढ़ाते जाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो फेरस के लिए, आयरन के लिए सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगा। तो फेरस का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है वो होता है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 8.7। और यहां से माना जाता है कि जो भी न्यूक्लियस 8 से ऊपर हैं वो सब स्टेबल है। जो भी न्यूक्लियस 8 से ऊपर है वो सब स्टेबल है, वो सब स्टेबल है। तो ये देखा गया कि जब एटॉमिक नंबर 30 से लेकर 170 के आसपास के सारे जो न्यूक्लियस हैं वो स्टेबल हैं। तो जो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं वो आपस में जुड़कर बड़ा न्यूक्लियस बना लेंगे, और जो बड़ा न्यूक्लियस है वो टूटकर छोटा न्यूक्लियस बना देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन और इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये देखो, एक चीज में और देख लेते हैं, इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि यहां से देखो तो ये हीलियम ऊपर है
और इसके आसपास के नीचे है। यहाँ पे ये कार्बन ऊपर है और इसके आसपास के नीचे है, यहाँ पे ऑक्सीजन नीचे और इसके आसपास के ऊपर है। तो जो एटम ऊपर है ये दिखाता है कि वो अपने आसपास के एटम से, ये दिखाता है कि वो अपने आसपास के एटम से ज्यादा स्टेबल है। वो ये दिखाता है कि अपने आसपास के एटम से, अपने आसपास के न्यूक्लियस से ज्यादा स्टेबल है। ये दिखाता है कि हीलियम जो है वो अपने आसपास के न्यूक्लियस से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसके बीच में जितने भी एटम्स आएंगे वो सब स्टेबल माने जाएंगे, वो जितने भी न्यूक्लियस आएंगे वो सब न्यूक्लियस स्टेबल माने जाते हैं। और इनके बीच के जो न्यूक्लियस है वो आपस में जुड़कर, इधर के जो न्यूक्लियस है वो आपस में जुड़कर एक एटम बना, एक न्यूक्लियस बना लेंगे, इसको बोलेंगे फ्यूजन। और यहां से एक न्यूक्लियस तोड़कर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस बना लेगा, उसको बोलते हैं फिजन। ठीक है, यहां पर भी एनर्जी निकलेगा और यहां पे भी एनर्जी निकलेगा। हालांकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि इनको जोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़े, लेकिन जब ये जुड़ेंगे तो एनर्जी ज्यादा, मान लो 10 जूल दिए और जुड़ गए, तो जब जुड़ेंगे और स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएंगे तो वो ज्यादा एनर्जी देंगे। मतलब ऐसे समझो कि बैंक में पैसा जमा किए, तो जब बैंक से पैसा निकालोगे तो वो थोड़ा बढ़ के ही निकलेगा। वैसा ही कुछ केस यहां पर है कि जब हो सकता है कि सर एक बात बताओ, फ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब हम पहले एनर्जी देंगे जोड़ने के लिए। तो जब एनर्जी दिए जोड़ने के लिए, तो जब एनर्जी दिए और जब ये जुड़े और जुड़ के जब फ्यूज होके जब एक एटम बने और वो स्टेबल न्यूक्लियाई के बने, तो जब स्टेबल बनेंगे तो वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेंगे, बाहर निकालेंगे, एनर्जी ज्यादा बाहर निकालेंगे। तो उसी वजह से एनर्जी यहां पे भी रिलीज होता है और एनर्जी यहां पे भी रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि एटम जो है वो अनस्टेबल से स्टेबल में जा रहा है। स्टेबल की एनर्जी होती है कम और अनस्टेबल की एनर्जी होती है ज्यादा। तो ये अनस्टेबल है, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, जब जुड़ेंगे स्टेबल बनेंगे तो एनर्जी कम होगी। और वो एनर्जी जो कम हुई, वो जो एनर्जी कम हुई, मान लो 10 जूल यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे जाके मान लो 5 जूल हो गया, तो जो एनर्जी कम हुआ उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और यहां पे उसी तरीके से होगा, ये एनर्जी ये जो न्यूक्लियस टूटेगा और जो एनर्जी निकलेगा उसी को हम लोग बोल देंगे बाइंडिंग एनर्जी या क्यू वैल्यू। बाइंडिंग एनर्जी या क्यू वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी या क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी या क्यू वैल्यू। ये क्या होता है? देखो, जैसे मान लो x प्लस y, दो एटम जुड़ा और z एटम बनाया। अब ये जब एटम बनेगा तो ये स्टेबल बनेगा, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू। जो एनर्जी रिलीज हुई इसको हम लोग बोलते हैं क्यू वैल्यू। ये जो क्यू वैल्यू है ये होगा हीट के फॉर्म में या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये जो एनर्जी होगा वो किस फॉर्म में होगा? हीट के फॉर्म में होगा या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। इसी तरीके से अगर कोई न्यूक्लियस, ये कौन सा प्रोसेस हो गया? ये कौन सा प्रोसेस? फ्यूजन का। ये हो गया फ्यूजन का। अब बात करते हैं फिजन की। तो फिजन में क्या होगा कि एक न्यूक्लियस मान लो x है और वो टूट के y प्लस जेड बना लिया, प्लस में कुछ एनर्जी निकलेगी, ये हो जाएगा Q। और Q वैल्यू जिसको हम लोग बोलेंगे ये भी हीट या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, हीट या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। अगर जो Q का वैल्यू आया है, ये जो Q का वैल्यू है ये हो जाएगा डेल्टा mc स्क्वायर, डेल्टा mc स्क्वायर। अगर Q वाला वैल्यू पॉजिटिव है, Q अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो जो प्रोसेस है, जो रिएक्शंस हैं, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और अगर Q का वैल्यू नेगेटिव है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अगर Q का वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक, Q अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एनर्जी निकला, एनर्जी निकला मतलब वो स्टेबल न्यूक्लियाई बना। तो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ गया तो स्पॉन्टेनियस, और स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ गया, अगर एनर्जी मान लो ऐसे समझो एनर्जी देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, वो स्पॉन्टेनियस कभी भी नहीं हो, स्पॉन्टेनियस कभी भी नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस में हमेशा अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो जाए,
वो अनस्टेबल से स्टेबल होने, कभी भी ये नहीं कि स्टेबल से अनस्टेबल होने के लिए जा रहे हैं, स्टेबल से अनस्टेबल नहीं। मान लो तुम्हारे पास जॉब है, अब तुम जॉब छोड़ के बेरोजगार हो गए, ऐसा ये अनस्टेबल है, ये सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अब तुम बेरोजगार हो, तुम जॉब ढूंढ के और जॉब मिल गया, अब तुम स्टेबल हो गए, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में स्टेबल की तरफ जाते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस में अनस्टेबल की तरफ जाते हैं। तो जब अनस्टेबल की तरफ जाएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब स्टेबल की तरफ जाएंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का। देखो यहाँ पे फिजन में क्या हो रहा है कि एक एटम को एक न्यूक्लियॉन से मान लो थ्रो, जैसे मान लो ये यूरेनियम एटम है, इस यूरेनियम एटम में एक न्यूक्लियॉन को ऐसे जोड़ दिए, एक न्यूक्लियॉन को ऐसे ऐसे खींच के ऐसे न्यूक्लियॉन को मार दिए, न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस से, एक न्यूक्लियस से यहां मार दिए। अब ये टूटेगा, इसके पास एनर्जी आया, इसके पास थोड़ा एनर्जी आया, और ये टूटेगा, टूटेगा दो पार्ट में, दो से तीन पार्ट में, कुछ न्यूक्लियॉन कुछ न्यूक्लियस बाहर भी निकलेगा, और क्यू वैल्यू। तो ये जो है अब ये ऐसा थोड़ी कि रेस्ट में रहेगा, ये भी रेस्ट में रहेगा और ये भी रेस्ट में रहेगा, इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो ये जो एनर्जी आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया भाई, तो वही डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो वही Q इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी न्यूक्लियर फ्यूजन में भी दो एटम को जोड़ना है। हो सकता है यहां पर थोड़ा बहुत एनर्जी देना पड़े, लेकिन जब ये एनर्जी देकर जब स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएगा तो एनर्जी निकलेगा भी। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन इज नोन एज थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन चीजों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें हैं तो एक बार पढ़ लेंगे कि कंट्रोल रिएक्शन, अनकंट्रोल रिएक्शन, ये तो यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ लेंगे कि कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होता है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होता है। मैं थोड़ा थोड़ा एक बार ऐसे नॉलेज वो कर देता हूँ कि देखो कंट्रोल चेन रिएक्शन, मान लो एक यूरेनियम एटम है, मान लो कि एक यूरेनियम एटम है, इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराए, न्यूट्रॉन का एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराए, इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन ऐसे फेंक के मार दिए, अब ये टूटेगा। ठीक है, ये टूटेगा दो पार्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है बेरियम और क्रिप्टन में, यहाँ पे दो पार्ट में ये टूट गया। अब इसके साथ साथ तीन न्यूक्लियस निकला। अब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे तीन न्यूक्लियस निकला, मान लो तीन न्यूट्रॉन निकला। ठीक है, यहाँ पे तीन न्यूट्रॉन निकला, ये देखो यहाँ पे तीन न्यूट्रॉन निकला, एक न्यूट्रॉन ये निकला, ये न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, तीन न्यूट्रॉन निकला। अब अगर यहां पर सोचो कि ढेर सारे एटम रखे हैं, ढेर सारे एटम रखे हैं, न्यूक्लियस रखे हैं, किसके, यूरेनियम के, तो ये तीनों न्यूट्रॉन के टकराने का चांस है। और जैसे तीनों न्यूट्रॉन टकराएंगे तो यहां से भी तीन न्यूट्रॉन, यहां से भी तीन न्यूट्रॉन, यहां से भी तीन न्यूट्रॉन, और फिर यहां पे लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स में एटम रखा हुआ है, तो फिर से ये सारे टकराएंगे, और जितने भी टकराएंगे इनके देखो तीन न्यूट्रॉन निकला तो तीनों के टकराने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस वहां पे ज्यादा रखा हुआ है। तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर ये तीन न्यूट्रॉन निकला, फिर से देखो ये तीन न्यूट्रॉन निकला, और ये तीन न्यूट्रॉन तीन अलग अलग एटम से टकराया, देखो कितने न्यूट्रॉन निकले, ये एटम से टकराया, ये एटम से टकराया, ये टकराया, ये टकराया, ये टकराया, ये टकराया, सब यूरेनियम। फिर यहां से तीन निकला, यहां से तीन निकला, यहां से तीन निकला, यहां से तीन निकला, इसी तरीके से तीन निकले। अब देखो कितने सारे रिएक्शंस हो जा रहे हैं, बहुत फास्ट आगे बढ़ता है, बहुत फास्ट, अनकंट्रोल तरीके से ये आगे बढ़ रहा है चेन रिएक्शन। लेकिन अगर सोचो क्या होता, जैसे मान लो एक यूरेनियम एटम है और यहां पर एक न्यूट्रॉन टकराया और यहां से तीन न्यूट्रॉन निकला, लेकिन यहां पर जो तुम सेकेंड फेज में जो यूरेनियम एटम है मान लो वो दो ही है, तो हो सकता है कि इसमें से कोई एक टकराए या दोनों टकराए। फिर थर्ड फेज में
मान लो उसके आगे का जो रिएक्शन है उसमें जो नंबर ऑफ यूरेनियम एटम है उसको तुमने लिमिटेड कर दिया। जब लिमिटेड कर दिया तो जो रिएक्शन होगा वो कंट्रोल तरीके से होगा। जैसे यहां पे एक रिएक्शन हुआ तो इसके आगे वाले प्रोसेस में जो न्यूक्लियस की संख्या है, न्यूक्लियस का जो नंबर है वो कम कर दो, लिमिटेड कर दोगे तो जो टकराने का जो चांस है, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो रिएक्शन होगा वो कंट्रोल तरीके से होगा। तो ये कंट्रोल तरीका हो गया, कंट्रोल चेन रिएक्शन, और ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां तक की कहानी है, जिससे कि अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस कहानी के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ वन, ये क्या है भाई, इसका मतलब वन प्रोटॉन और वन प्रोटॉन, इसका मतलब ये होता है एक प्रोटॉन, इसका मतलब होता है प्रोटॉन। कभी कभी प्रोटॉन को ऐसे भी लिखते हैं 1H1, 1H1, इसका मतलब प्रोटॉन होता है। तो कह रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस, एएमयू में दिया हुआ है इतना एएमयू। कैलकुलेट द मास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, मास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका जो हम मास एक्सेस निकालेंगे, इसका जो मास एक्सेस निकालेंगे, एक मिनट, ठीक है, तो जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं फटाफट। क्या कह रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ 1H1, इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोटॉन की बातें कर रहे हैं और इसका ये मास दिया हुआ है। कैलकुलेट द मास एक्सेस, मतलब वही एनर्जी की बात कर रहा है ये, डेल्टा एम टी स्क्वायर। अगर ये एएमयू में है तो हम लोग सीधा सीधा एनर्जी को लिखेंगे डेल्टा एम इंटू 931.5 इलेक्ट्रॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जरा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एम कितना है भाई, तो ये है, देखो डेल्टा एम, तो ऐसे मान लो कि ये है मास 1.00783 माइनस, ठीक है, होना कितना चाहिए था, ये होना चाहिए था 1 AMU, इसका मास मान लो 1 AMU है, इसको हम 1 AMU बोल दें। तो इतना यू पहले से था, बाद में इतना यू माइनस कर दिए तो डेल्टा एम आ गया, और इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा एनर्जी जो है, ये आ जाएगा 0.00783 इंटू सॉरी यहाँ पर 931 से मल्टीप्लाई कौन करेगा, 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छोटी छोटी गलतियां हैं लेकिन बड़ी गलती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। ये तो एससी वर्मा का एक क्वेश्चन था, ये एससी वर्मा का एक क्वेश्चन था, मैंने करा दिया कि देखो ये मास है और ये मान लेंगे कि इसका जो मास है इसका 1 ग्राम, ऐसे समझो एटॉमिक मास ऑफ 1H1 इज दिस, एटॉमिक मास ऑफ 1H1 इज दिस, कैलकुलेट द मास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, या ऐसे बोल दो कोई, कैलकुलेट द मास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा, इसको ऐसा मान लो कि हाइड्रोजन का ये जो मास है ये है 1 AMU, ये जो मास है ये है 1 AMU, ठीक है, और इसको इसमें से माइनस कर दिया, ये गिवन मास है, इसको माइनस कर दिया तो डेल्टा एम आ गया, और डेल्टा एम में मैं इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डेल्टा एम टी स्क्वायर। तो यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन में आंसर निकालना है तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, यहां से समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा से अल्फा पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करो। देखो अल्फा पार्टिकल ये है, अल्फा पार्टिकल ये है, इसका मास दिया हुआ है, और ये कौन सा मास है भाई, ये मास है गिवन, या ऐसे समझो ये मास है प्रैक्टिकल मास, एक्चुअल मास है ये कौन सा मास है, एक्चुअल मास है। थ्योरेटिकल मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो थ्योरेटिकल मास कैलकुलेट करेंगे, देखो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ये तो समझ पाओगे ना,
ये 2 प्रोटॉन हो गया, और इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 2 न्यूट्रॉन हो गया। तो 2 प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ गया थ्योरेटिकल मास। तो ये अगर हम लोग करें तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है बताओ, ये है, तो रख दो, प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, इसको रख दो। ये जो वैल्यू आएगा इसको ना कैलकुलेटर से करना है, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या आ गया, इसका मास आ गया थ्योरेटिकल, ये क्या मास आ गया, थ्योरेटिकल। तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा एम हो जाएगा थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल, ये जो दिया हुआ है। ये जो आएगा यहां रखना, और इसमें से इसको माइनस कर देना। अब हमें एनर्जी लिखना है, तो जो भी ये आएगा वैल्यू उसको हम लोग एएमयू में आएगा, क्योंकि ये सब यू में है, एएमयू में है, तो लिखेंगे डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एएमयू का जो मास, जो एनर्जी है वो कितना है, 931। तो इतना एएमयू का एनर्जी कितना हो जाएगा, 931 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। 931 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि देखो पहले ना क्वेश्चन को पॉज, ये वीडियो पॉज करके देखो, सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखो। क्या कह रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एटम इज दिस। एटॉमिक मास मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है जो हमने निकाला है, जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला है। एक्चुअल मास, क्या बोलेंगे इसको, एक्चुअल मास। ये एक्चुअल मास है, कितना है भाई, 4.0026। फिर कह रहा है कि एंड द एटॉमिक मास ऑफ 1H1, एटॉमिक मास ऑफ 1H1 इज दिस, इतना। ये मतलब क्या है भाई, ये है प्रोटॉन, ये क्या है, प्रोटॉन। फिर कह रहा है यूजिंग एटॉमिक मास यूनिट, यूजिंग AMU इंस्टेड ऑफ किलोग्राम, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी हमें फाइंड करना है, तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है, ये एक्चुअल मास है हीलियम का, ये एक्चुअल मास है। थ्योरेटिकल मास कैसे निकालेंगे भाई, थ्योरेटिकल मास निकालेंगे 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ, यही तो है, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहां पे देखो तो ये कहीं ना कहीं मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं दिया, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी इसी के आसपास होता है। यहां पे दिया नहीं, देना चाहिए, देना तो चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी देना चाहिए, और मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है 1.0087U। देखो ये है ना 1.0078, ये हो जाता है 1.0087U। यहाँ देखो एक्सचेंज हो जाएगा, ये 78, ये 87, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आ जाएगा थ्योरेटिकल मास। इतना मास होना चाहिए। न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन की वजह से प्लस 2 न्यूट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस का मास ये होना चाहिए, जबकि न्यूक्लियस का मास है कितना, इतना है। तो हम लोग डेल्टा एम निकालेंगे, एम ये ज्यादा होगा ये कम होगा, एम थ्योरेटिकल माइनस एम गिवन, मतलब एम एक्चुअल, ये डेल्टा एम आ जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा डेल्टा एम इंटू, ये सब यू में है ना, तो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉन इज ऑब्जर्व बाय अ लिथियम एटम, ठीक है, lithium nucleus with a subsequent emission of alpha particle, write a corresponding nuclear reaction। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन करना है, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, देखो अ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, किससे टकराया, किससे, कौन एब्जॉर्ब किया, लिथियम एटम एब्जॉर्ब किया, लिथियम एटम एब्जॉर्ब किया, और क्या बना, क्या बना भाई, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। ये जो है इसको बोलते हैं पेरेंट, और जो बनता है उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। तो क्या बना, क्या बना,
तो बना क्या भाई, देखो यहाँ पे इमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बना, एन अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब एक हीलियम एटम बना, एक हीलियम एटम बना, अल्फा पार्टिकल, एक हीलियम एटम बना। राइट द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब एक बात बताओ कि यहां पर एक न्यूट्रॉन एक लिथियम एटम से टकराया तो एक हीलियम एटम बना, इसके बाद देखो और क्या बन सकता है। तो यहां देखो तो तीन क्या थे, प्रोटॉन। इस पूरे पेरेंट न्यूक्लियाई में देखो, पेरेंट न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई और इसको बोलते हैं पेरेंट पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, और इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। जो भी बनेगा अभी, जो भी बनेगा इसको बोलते हैं डॉटर, डॉटर डॉटर डॉटर, डॉटर की स्पेलिंग लिख लेना भाई, डॉटर न्यूक्लियाई। तो अब यहाँ पे एक तो ये बन गया। अब देखो यहाँ पे लिथियम हीलियम तो दिया हुआ है, एक न्यूट्रॉन भी दिया हुआ था, एक और भी चीज दिया हुआ, देखो यहाँ पे, तो इसको भी रखो, देखो क्या कुछ बैलेंस हो रहा है क्या, देखो देखो बैलेंस हो रहा है क्या। तो 2 + 1 3 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 6 + 1 7 न्यूट्रॉन। यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन है बताओ, यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन है, तो 4 में से 2 चला गया, तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन हो गए, और ये कितने न्यूट्रॉन हो गए, 3 न्यूट्रॉन हो गए, ये 3 न्यूट्रॉन हो गए, ठीक। तो 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे, 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे, तो 3 + 2 5। यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन है बताओ, यहाँ पे तो ये 3 न्यूट्रॉन और ये 4 न्यूट्रॉन। एक मिनट, ये है 6 3, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन है और यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन, तो 4 न्यूट्रॉन होने चाहिए। जब यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पर गलती 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 गलती, यहाँ 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 देखो, तो एक प्रोटॉन है, तो 3 में से 1 चला गया, तो 2 न्यूट्रॉन आया यहाँ पे और 2 न्यूट्रॉन है यहाँ पे, तो 4 न्यूट्रॉन ये हो गया, और 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे और 1 न्यूट्रॉन यहाँ पे, तो 4 न्यूट्रॉन इधर हो गया। फिर से समझाता हूँ, देखो एक न्यूट्रॉन ये है, ये 6 में से 3 माइनस कर दो, तो 3 आया, तो 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे है, तो 3 + 1, तो इधर कितने प्रोटॉन हो गए, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, तो इधर भी उतने ही होने चाहिए, उतने ही प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन होने चाहिए। तो देखो 2 प्रोटॉन + 1 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। यहां पे देखो तो 4 में से 2 को माइनस करो तो 2 न्यूट्रॉन, 3 में से 1 को माइनस करो तो 2 न्यूट्रॉन, तो कितने हो गए, 4 न्यूट्रॉन, तो 3 प्रोटॉन हो गए और 4 न्यूट्रॉन हो गए। इसका मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड है, कहीं कोई गलती नहीं है। तो ये इक्वेशन लिख दिया। कैसे लिखा भाई, तो इसमें जैसा बोला था वैसे लिख दिया कि एक न्यूक्लियस एक लिथियम से टकराया तो एक हीलियम बना, एक हीलियम बना, उसके बाद जो बचा, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा दिया रहेगा हिंट में, उसको बना दो, उसको बना दो और ऐसे लिख दो। अब कह रहा है कि बताओ कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन में एनर्जी कितना रिलीज हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, तो देखो करना क्या है, ये हो जाएगा, ये इनका मास लिख लो, कितना, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ लिथियम, इनका मास ज्यादा होगा, माइनस मास ऑफ हीलियम प्लस मास ऑफ H, ये 3H1, इनका मास कम होगा। ये क्या आ जाएगा यहां से, डेल्टा M, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा M। इनको जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, इनको और इनको जोड़ दो, जो आएगा आपस में माइनस कर दो, डेल्टा M आ जाएगा। और डेल्टा M जब आ जाएगा तो एनर्जी पूछ रहा है, तो डेल्टा M इंटू 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ये आ जाएगा इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो क्या रहा है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe, एटॉमिक मास ऑफ Fe इज इतना, Fe का एटॉमिक मास इतना है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है, दैट ऑफ, एंड इसका भी
एटॉमिक मास दिया हुआ है, इसका भी एटॉमिक मास। ये क्या है भाई, ये क्या है, ये प्रोटॉन है। ये क्या है, ये प्रोटॉन है। ये क्या है, प्रोटॉन है। तो कह रहा है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe, एटॉमिक मास ऑफ Fe इज दिस। एटॉमिक मास दिया हुआ है और ये कह रहा है कि इसका ये दिया हुआ है और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया हुआ है। तो सोचो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन क्यों दिया है, सोच के देखो। मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन क्यों दिया है, जिससे कि हम इसका जो थ्योरेटिकल मास है वो कैलकुलेट कर सके। थ्योरेटिकल मास कैलकुलेट कर सके कितना होगा भाई, 26 प्रोटॉन है इसमें, 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन को कहां से लेंगे, ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन ही तो है, इसमें एक ही तो प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन ही तो है, तो ये प्रोटॉन हो गया। इसका मास कितना है, इतना है, प्लस 56 माइनस 26 कितना हो जाएगा भाई, 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कहां से आएगा, यहां से आएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो ये m थ्योरेटिकल आ गया। एक्चुअल मास कितना है, एक्चुअल मास दिया हुआ है ये 55.934 U। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा m आ जाएगा। तो एनर्जी कितना होगा भाई, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं क्योंकि AMU में है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, काम खत्म। इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन ऑफ C12 न्यूक्लियस इफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया, और मास ऑफ कार्बन एटम भी दिया हुआ है, और 1 U का एनर्जी भी दिया हुआ है। तो क्या करें बताओ, क्या करें, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन देखने के लिए थोड़ी दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन देखने के लिए थोड़ी दिया है यार। सॉल्व करो जल्दी से, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर बताओ। तो आशा करता हूं कि सॉल्व किए होगे। तो ये कितना हो जाएगा, C12 में, चलो C12 में कितने प्रोटॉन है, C12 में कितने प्रोटॉन है बताओ, 6 प्रोटॉन है। एंड कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 12 में से 6 को माइनस कर दो तो 6 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि थ्योरेटिकल मास आएगा 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन यहां से ले लो, मास ऑफ न्यूट्रॉन यहां से ले लो, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करो, हाथ से जरूरी नहीं है, टाइम बचाओ, एग्जाम में इतना टफ भी नहीं आएगा, और आएगा तो टाइम देगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो अभी जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा क्वेश्चन होके सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करो। ये आ गया थ्योरेटिकल मास, इतना मास होना चाहिए था, लेकिन मास है कितना, तो मास है, एक्चुअल जो मास है वो दिया हुआ है 12.000 U। इसमें से इसको माइनस कर दो तो डेल्टा m आ जाएगा, m थ्योरेटिकल माइनस m एक्चुअल, डेल्टा m आ जाएगा। तो एनर्जी लिखोगे डेल्टा m इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पहले पता था एक AMU का मास इतना होता है, पहले ही हम पढ़ चुके थे, एक AMU का मास इतना होता है, तो डेल्टा m AMU का मास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में, ठीक है, अच्छा ये चीजें हो गई। अब 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन ये होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन ये होमवर्क रहेगा, इसको सर सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन एक होमवर्क ये रहेगा, और इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद के वीडियो में, जिसमें हम लोग PYQs के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये PYQs, ये पूरा PYQs मैं यहाँ पे दे दिया हूं, इन सारे PYQs को सॉल्व करना है, इन PYQs को सॉल्व करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं उनको अपना आंसर लिखना है, और जब नेक्स्ट क्लास होगा तो उसके आंसर से मैच करना है, जो मैं आंसर दूंगा उस आंसर से मैच करना है कि क्या तुम वही आंसर लिख पा रहे हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, इस पूरे पार्ट को एक पेज में, एक कॉपी में न्यूक्लियर चैप्टर करके बोर्ड की तैयारी करने के लिए सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें लिखने हैं, गलत या सही मैटर नहीं करता। फिर उसके बाद यहां आंसर से मैच करना है, और ये चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट।
फिर उसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में अपन नीट के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाले जो भी पार्ट आएगा उस पार्ट में हम लोग बोर्ड के क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये मैं यहां पर रख दिया हूं, सारे क्वेश्चंस को यहां पे रख दिया हूं, सारे क्वेश्चन तुमको यहां पे मिल जाएंगे एक एक करके, ठीक है। लगभग लगभग ये लगभग 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 अपने पास ये सारे क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस कितने हैं भाई, ये क्वेश्चंस हैं 42। ये कितने क्वेश्चंस हैं, 42 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 42 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, 42 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस तुमको पीडीएफ में मिल जाएंगे। जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पे जो लिंक होगा उस लिंक पे टेलीग्राम के थ्रू आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ के थ्रू सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके आंसर लिखो, और फिर जब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इसको सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।